गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कक्षा 10 विज्ञान अध्याय नंबर 13 चल रहा था हमारा, देखो, जिसके पार्ट 4 कंप्लीट हो चुके हैं। आज बात करेंगे पार्ट 5 की। पार्ट का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखो, पार्ट 4 था, वहाँ तक हमने देख लिया था जो फ्लेमिंग का बायां हस्त का जो नियम था, है ना, वो हस्त का नियम देख लिया था, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और इसके क्रियाकलाप द्वारा इसकी क्रियाविधि वगैरह हमने देख ली थी। उसके दो क्रियाकलाप थे, दोनों क्रियाकलाप हमने देख लिए थे। आज बात करेंगे जो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम है। देखो, बायां हस्त का जो आपका नियम था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखेंगे दक्षिण हस्त का जो नियम है वो देखेंगे। तो आज की जो पहली हेडिंग है विद्यार्थियों, वो हमारी क्या है? देखो, आज की जो पहली हेडिंग है हमारी, वो आप हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग डालें फ्लेमिंग का दक्षिण यानी कि दायां, दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, क्या देखेंगे विद्यार्थियों? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम देखेंगे। फ्लेमिंग का क्या देखेंगे? दक्षिण हस्त का नियम देखेंगे। भाई, फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त का जो नियम है वो क्या होता है? ठीक है विद्यार्थियों, तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम देखेंगे। ये नियम क्या कहता है? देखो, हमने एक नियम पढ़ा था कि फ्लेमिंग का जो आपका दाहिने हाथ का था, बाएं हाथ का जो हस्त नियम था वो हमने देख लिया था। देखा था कि नहीं देखा था? रे, फ्लेमिंग का देखा था ना। फ्लेमिंग का वाम हस्त जो नियम था वो हमने देखा था। आज बात करेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। देखो, इसमें क्या है? अपने दाहिने हाथ की, कौन से हाथ की बात करेंगे? दाहिने हाथ की वही बात करेंगे। तो तर्जनी की, एक मध्यमा और एक अंगूठे, इस प्रकार फैलाना कि तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। तीनों एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा है ना, अब की बार अंगूठा चालक की दिशा को की गति को संकेत करता है, तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ध्यान देंगे विद्यार्थियों, चित्र क्या पहले तो इसकी परिभाषा लिख लो। देखो, एक बार फिर एक बार इसको मैं समझाता हूँ आपको ना। तो पहले तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। देखो, फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त का जो नियम है वो क्या कहता है, तो एक बार तो इसको नोट करें कि अपने लिखो, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो। अब देखो, यदि तर्जनी क्या है? जो अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसको तर्जनी बोलते हैं ना। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति
गति की ओर, गति की दिशा की गति की ओर और संकेत करता है, संकेत करता है, तो मध्यमा क्या होती है? तर्जनी के पास वाली जो सबसे बड़ी अंगुली होती है आपकी, उसको मध्यमा बोलते हैं, बीच वाली, है ना। तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाती है। आ गई बात समझ में? तो अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों क्या हो? एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऐसे लिखेंगे, क्षेत्र की दिशा, ऐसे की ओर लगाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको की ओर लगाना है। क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति की ओर संकेत करता है, तो मध्यमा जो होती है वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। देखो विद्यार्थियों, चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। अब देखो, ये तो आपका अंगूठा है। क्या विद्यार्थियों? ये तो आपका अंगूठा है। तो ये तो आपका अंगूठा है, ये क्या दर्शा रहा है? आपका चालक की दिशा, चालक की गति को दर्शा रहा है। अब ये जो आपकी है, ये आपकी तर्जनी है। ये आपकी क्या है? तर्जनी है। ये आपकी तर्जनी है, इसको तर्जनी बोलते हैं, तर्जनी। ये क्या करती है? आपको अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो आपको इस प्रकार पकड़ना, अपने हाथ को क्या करना है? इस प्रकार आपको पकड़ना है, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार आपको। तो ये नीचे जो मध्यमा जा रही है ना, नीचे ये जो मध्यमा अंगुली है, ये चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। ये जो मध्यमा है आपकी, ये चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो इसके पास में ये चित्र और बना रहे, तो आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, जैसे आपकी ये अंगुली है, ये अंगूठा है आपका, क्या है? ऐसे आप चित्र को बना सकते हो, ऐसे रखना अपने हाथ को, ठीक है। तो ऐसे तीन दिशा हो गई। देखो, जैसे ये आपका अंगूठा है, ये तो अंगूठा जिसको गति की दिशा दर्शाएगा, है, और ये क्षेत्र की दिशा दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र जैसे मान लो, ठीक है विद्यार्थियों। और ये धारा की दिशा को दर्शाएगा। किसकी धारा को? धारा की दिशा को दर्शाएगा। ऐसे आपको बनाना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फ्लेमिंग का। देखो, फ्लेमिंग का जो वाम हस्त का नियम था उसकी तरह ही है, लेकिन अंतर क्या है इसमें? देखो, अंतर इसी प्रकार है कि वो आपको बाएं, यानी कि बाएं हाथ में पकड़, बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाना था और इसको दाएं हाथ को आपको फैलाना है। उसमें क्या था कि आप जो बाएं हाथ को इस प्रकार फैला रहे थे कि तीनों एक दूसरे के लंबवत तो थे, लेकिन ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और उसमें क्या था कि अंगूठा नहीं था, उसमें क्या था? आपकी मध्यमा थी, जो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शा रही थी। तो अंगूठा आपकी चालक की दिशा को क्या करता है? दिशा या गति को या बल को क्या करता है? व्यक्त करता है। लेकिन इसमें क्या है कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा अगर चालक की दिशा की गति को संकेत करता है, तो मध्यमा जो होगी वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ये चित्र आप 13.18 देख रहे हैं, ये दोनों चित्र आप इसमें उतार देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। ये दोनों चित्र आप बना लेंगे इसमें। ये फ्लेमिंग का क्या हो जाएगा? आपका दक्षिण हस्त का नियम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ पे? आप देखो, इसमें दो बातें और नोट करनी है। जो ये आपका नियम होता है, ये जो नियम है, ध्यान देंगे क्या लिखा रहा हूँ कि ये जो नियम है, यह जो नियम है आपका, लिखेंगे इसमें कि यह नियम जनित्र की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है। ये जो नियम है वो फर्स्ट जनित्र, यानी जो जनरेटर की कार्य प्रणाली का एक सिद्धांत होता है। पहला तो ये है कि ये जो नियम है वो जनित्र की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है और प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम आता है। दोनों बात लिख लेंगे कि यह नियम जनित्र, यह नियम जनित्र, इस नियम के बारे में लिखा रहा हूँ,
यह नियम जनित्र या बोल सकते हो आप जनरेटर, क्या बोल सकते हो, जनरेटर बोल सकते हो, जनरेटर की कार्य प्रणाली की कार्य प्रणाली की कार्य प्रणाली का सिद्धांत है, का सिद्धांत है। यह नियम जनित्र यानी जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। और दूसरी बात अगर आप ध्यान दें, दूसरी बात आपको ये लिखनी है कि ये जो आपका नियम है, ये जो आपका नियम है ये किस काम में आता है, तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम आता है। तो लिखेंगे कि यह नियम प्रेरित, यह नियम प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा, विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, धारा की दिशा, दिशा ज्ञात करने में काम आता है। ठीक है, तो यह नियम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम आता है। तो यह आपका कौन सा सिद्धांत हो गया विद्यार्थियों, यह आपका सिद्धांत हो गया फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। कौन सा हो गया, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम कंप्लीट हो गया है। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम ये है कि अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा की गति को व्यक्त करता है तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। अब इस नियम की दो विशेषताएं हैं कि यह नियम जनित्र की कार्यप्रणाली का सिद्धांत होता है और यह नियम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम आता है। ठीक है विद्यार्थियों, दोनों बातें कंप्लीट हो जाएंगी। आगे बात करेंगे देखो प्रत्यावर्ती धारा की। किसकी बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे। तो आगे देखो आपको लिखना है प्रत्यावर्ती धारा। किसकी बात करेंगे विद्यार्थियों, प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे ना। कर लेते हैं प्रत्यावर्ती धारा की बात। देखो प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो देखो भाई प्रत्यावर्ती धारा क्या है, हेडिंग डालो प्रत्यावर्ती धारा, हेडिंग डालो प्रत्यावर्ती धारा। देखो विद्यार्थियों प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे, फिर दिष्ट धारा की बात करेंगे, तो दोनों की बात करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा की और दिष्ट धारा दोनों की बात कर लेते हैं। दिष्ट धारा क्या है, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, तो इसके लिए विद्युत जनित्र की बात करनी पड़ेगी। पहले किसकी बात करेंगे, विद्युत जनित्र की बात करेंगे। तो विद्युत जनित्र क्या है हमारा, तो उसकी बात कर लेते हैं भाई, विद्युत जनित्र क्या है ना। ठीक है, तो किसकी बात करेंगे, विद्युत जनित्र की बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा की जाननी, ये हेडिंग छोड़ देंगे, इसको बाद में बता देते हैं। इसके पहले आप विद्युत जनित्र को समझेंगे। किसकी बात करेंगे, विद्युत जनित्र की बात करेंगे। तो पहले आप विद्युत जनित्र लिख लें, विद्युत जनित्र की बात कर लेते हैं ना। देखो विद्युत जनित्र क्या है, इसकी बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। तो विद्युत जनित्र क्या है, देखो विद्युत जनित्र, देखो प्यारे विद्यार्थियों विद्युत जनित्र के लिए देखो आपको एक स्लाइड दे रखी है यहाँ पे। इस स्लाइड का देखो आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे, स्लाइड को देखेंगे। ये स्लाइड देखो क्या है आपकी, विद्युत जनित्र ही है। ये क्या है आपका, विद्युत जनित्र है। क्या है विद्यार्थियों, विद्युत जनित्र। इसमें आपको ये डायग्राम दे रखा है, क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है ना। इस डायग्राम को आप समझें, इस डायग्राम को आप समझें और इसको मैं नोट कराऊंगा आपको विद्युत जनित्र के बारे में। पहले इसके बारे में हम नोट करेंगे विद्युत जनित्र के बारे में ना। तो देखो विद्युत जनित्र क्या है, देखो विद्युत जनित्र आपने हेडिंग डाल लिया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है। आप देखो इसमें लिखेंगे आप विद्युत जनित्र में क्या है कि विद्युत जो जनित्र है आपका वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित होता है ये आपका जो जनित्र है। पहले आप इसमें ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र आप बनाएंगे इसमें। देखो ये चित्र आप इसमें बनाएंगे, देखो आपको एन और एस, ये एन है
और यहाँ पे ये क्या है, इसका एस है इधर वाला। यहाँ पे एक इसमें आर्मेचर की सहायता से इसको घुमाते हैं और इसमें धारा की दिशा को क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। आर्मेचर की सहायता से इसको घुमाएंगे और धारा की दिशा धीरे धीरे क्या होती है, बदलती जाती है। धारा की दिशा बदलेगी, है ना। तो उस प्रकार इसका एक क्रियाकलाप के द्वारा पढ़ेंगे विद्युत जनित्र के बारे में। तो पहले आप ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र आप बनाएंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये चित्र आप बना लेंगे इसको ना, देखो इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं चित्र को, तो आप चित्र थोड़ा सा बना लेंगे। ये आपका चित्र है, देखो ये चित्र बना लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, मैं नाम अगर आपको दिखाई नहीं दे, ये तो देखो आप दिखाई देगा, नाम मैं लिख देता हूँ। जैसे ये आपका बी है, यहाँ पे बी पॉइंट है, क्या है देखो बी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ठीक है विद्यार्थियों। ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है। ऐसे तीर का निशान लग रहा है, ऐसे आएगी और ऐसे ऊपर की ओर, ठीक है। चित्र बनाएंगे, यह आपका B1 है, यहाँ पे क्या है B1 और यहाँ पे जो है आपका R1, क्या है R1 है, ठीक है विद्यार्थियों। ये R2 है यहाँ पे और यहाँ पे B2 है नीचे। इसका जो नाम है ध्यान देंगे, इसको बोलते हैं वलय। ये जो जा रही है ना, इसको बोलते हैं वलय। ये आपकी वलय है। इसका जो नाम है यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे इसका नाम, ये इसका नाम बोलते हैं ब्रुश, क्या है ब्रुश है। ये ब्रुश कौन कौन सी हैं, एक तो B1 है और एक B2। B1 और B2 आपकी ब्रुश हैं। और वलय कौन कौन सी हैं, R1 व R2। R1 और R2 तो वलय हैं और ब्रुश कौन सी हैं, B1 और B2 ब्रुश हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, घड़ी सी लगानी है आपको, ठीक है। ऐसे ये लगा रखिए, तो ऐसे आपको इसमें दिखाना है, ऐसे सुई लगा देंगे, ऐसे दो दिखा देंगे ना, तो ये चित्र हो जाएगा। ये ऐसे डब्बे बना के, ये तो आपका N ध्रुव है और ये आपका S ध्रुव है। ये चित्र आपका कंप्लीट क्या है, विद्युत जनित्र के सिद्धांत, विद्युत जनित्र के सिद्धांत को दर्शाना, ये चित्र आपका। तो चित्र आप नोट करेंगे, ये चित्र आप बना लेंगे इसका, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चित्र आपको दिखाई दे रहा है, चित्र को बना लेंगे। अब देखो चित्र अगर आपने बना लिया तो इसमें आप लिखेंगे कुछ बातें कि भाई ये किस प्रकार कार्य करता है ना, ठीक है। तो चित्र आप बना लेंगे, देखो मैं बड़ा करके दिखा दिया एक बार चित्र को आपको, चित्र आप बना लेंगे। बना लिया तो इसकी विधि लिखाएंगे बाद में कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ये बात याद रखेंगे। और इसमें जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा का परिणाम प्राय बहुत ही कम होता है। इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। और विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक की गुणी गति प्रदान करने में भी किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इस चित्र के अनुसार हम लिखेंगे इसमें कि एक घूर्णी आयताकार ABCD होती है। तो पहले विद्युत जनित्र के बारे में लिख लें, किसके बारे में देख लें, विद्युत जनित्र के बारे में लिख लें ना, लिखाएं विद्युत जनित्र के बारे में। फिर चित्र के अनुसार इसकी बनावट के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्यविधि पढ़ेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो पहले विद्युत जनित्र डालेंगे, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ से आप लिखेंगे, चित्र बना लिया हो तो आप लिखेंगे विद्युत जनित्र। चित्र बना लिया, विद्युत जनित्र हेडिंग डाल के चित्र बनाना है। फिर उसमें चित्र के नीचे आपको लिखना है, चित्र के नीचे लिखें, लिखो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित युक्ति होती है। विद्युत जनित्र क्या होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित एक युक्ति होती है, ठीक है। आप देखो इस सिद्धांत का उपयोग हम घरों तथा तो ये लिखेंगे, इस सिद्धांत का उपयोग, जो आपका विद्युत जनित्र सिद्धांत है ना, इस सिद्धांत का उपयोग बता रहे हैं। तो इस सिद्धांत का उपयोग
इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। उत्पन्न करने में भी किया जाता है। देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित युक्ति होती है और इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है। विद्युत जनित्र, आगे लिखेंगे विद्युत जनित्र में, बड़ा टॉपिक है तो आराम से लिखते चलेंगे। विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय ऊर्जा या चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है। तो जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित युक्ति होती है और इस सिद्धांत यानी विद्युत जनित्र का उपयोग घरों उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है और विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब ये चित्र आपने बनाया है तो इसकी बनावट लिखेंगे भाई, किस प्रकार से इसकी बनावट होती है ना। फिर इसकी कार्यविधि लिखेंगे ना कि भाई इसमें कार्य किस प्रकार से होता है। तो पहले तो इसकी क्या लिखेंगे? बनावट लिखेंगे। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? बनावट लिखेंगे ना। तो लिखो बनावट। देखो इसकी बनावट किस प्रकार से होती है। विद्युत जनित्र की बनावट देखेंगे। क्या देखेंगे? बनावट। देखो प्यारे विद्यार्थियों, बनावट में किस प्रकार है इसकी बनावट। आपको चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र आपने बना ही लिया ना। तो चित्र के अनुसार देखेंगे कि चित्र के अनुसार विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ABC होती है। तो चित्र के अनुसार देखो आप लिखेंगे, चित्र के अनुसार, ठीक है, चित्र के अनुसार विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार
आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है। आपको चित्र में दिख रहा है कि ए बी सी डी एक कुंडली दिखाई दे रही, क्या नहीं दिखाई दे रही? तो दिखाऊं, देखो ये दिखाई दे रही है मेरे को ए बी सी डी। ए देखो ये लिखा ए बी सी डी, यह आयताकार एक कुंडली होती है। क्या होती है? चित्र में ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली होती है। इसकी बात लिख ली, आगे बात करते हैं। तो चित्र के अनुसार विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है, ठीक है, जिसे किसी स्थायी चुंबक, अब देखो होती है, जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। इस कुंडली स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। देखो आपने, देखो इसके बीच में दो स्थायी चुंबक है, एक तो N और एक S, इन दोनों के बीच में इसको रखा गया है। दिखाई दे रहा है ना? चित्र के अनुसार लिख रहा हूँ मैं। ए बी सी डी एक आयताकार कुंडली है जिसको आप दो स्थायी चुंबक, एक तो N और एक S, इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। सही बात है ना? यही बात बता रहा हूँ मैं, इन दोनों के बीच में रखा है। आगे लिखेंगे, इस कुंडली के दो सिरों या दो सिरे, ऐसे लिख लो। इस कुंडली के दो सिरे दो वलों R1 व R2 से संयोजित होते हैं। देखो क्या लिखा, इस कुंडली के दो सिरे दो वल्ले R1 व R2 से संयोजित होते हैं। वल्ले हमने पढ़े थे चित्र में, ये दोनों वल्ले हैं R1 और R2। तो R1 और R2 से क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। दो वल्ले R1 और R2 से क्या होते हैं? संयोजित होते हैं। तो वल्लों की बात कर ली हमने। आगे बात करेंगे, इसमें आगे लिखेंगे दो तो लिख लिया। इस कुंडली के दो सिरे दो वल्ल हो ना, इस कुंडली के दो सिरों हो ना, वल्ले R1 R2 से संयोजित होते हैं। आगे लिखेंगे, इसमें आगे आपको लिखना है, देखो क्या लिखना है आपको आगे इसमें लिखना है, आगे कंटिन्यू लिखते चलेंगे। दो स्थिर चालक ब्रशों B1 तथा B2 को पृथक B1 व B2 को पृथक रूप से क्रमशः वलयों R1 तथा B1 तथा B2, देखो ब्रुश कौन से हैं? दो स्तर चालक ब्रुशों B1 व B2 को पृथक रूप से क्रमशः वलयों R1 तथा R2 पर दबाकर रखा जाता है।
देखो वलय, और हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रुशों की बात कर रहे हैं। देखो चित्र में आपने देखा ये तो आपकी वलय हैं और इधर वाले ये क्या आपके ब्रुश हैं, B1 और B2 ब्रुश हैं आपके इधर। तो ये तो B1 और B2 ये दोनों क्या हैं, ब्रुश आपके। तो ब्रुश और वलय ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को दबा के रखे हुए होते हैं ना। दो स्तर चालक ब्रुश B1 और B2 को पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलय R1 और R2 से दबा कर रखा जाता है। यहाँ तक के लिए अरे चित्र की बनावट के बारे में लिख रहे हैं, चित्र के अनुसार ही लिख रहे हैं ना। अब देखो दोनों वलय, आगे लिखेंगे दोनों वलय R1 व R2, दोनों वलय R1 व R2 की बात करें ना, दोनों वलय R1 तथा R2 भीतर से धुरी लिखेंगे, भीतर से धुरी से जुड़े रहते हैं, धुरी से जुड़े होते हैं, जुड़े रहते हैं। आगे लिखेंगे जुड़े रहते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित, आगे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। दोनों ब्रुशों के बाहरी बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं। तो ये इसकी बनावट है विद्यार्थियों, ये इसकी क्या है, बनावट है। ठीक है, तो ये इसकी बनावट हो जाएगी। अब इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे भाई, किस प्रकार से कार्य करेगा ना, तो ये किस प्रकार से कार्य करता है इसकी बात करेंगे। तो ये इसकी बनावट हो गई है। क्या होती है, विद्युत जनित्र की बात करे थे कि चित्र के अनुसार विद्युत जनित्र में एक घूर्णी आयताकार कुंडली होती है। क्या होती है, घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच इसको रख दिया जाता है और इस कुंडली के दो सिरे दो वलयों R1 व R2 से संयोजित होते हैं। इस कुंडली के दो सिरे हैं ना, वो दो वलय R1 व R2 से क्या होते हैं, संयोजित होते हैं। और दो स्तर चालक ब्रुशों B1 तथा B2 को पृथक रूप से क्रमशः वलयों R1 और R2 पर दबाकर रखा
जाता है और दो वलय R1 व R2 के भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। यानी कि ये देखो दो वलय है ना, वो R1 व R2 के भीतर से धुरी से जुड़े रहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति करने के लिए इसकी धुरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है और दोनों ब्रुशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रभाव को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं। तो ये चित्र की बात हमने कर ली है कंप्लीट। भाई चित्र हमारा किस प्रकार से है, तो देखो चित्र हमने यहाँ पे आपको समझाया था। ये चित्र था आपका, ये स्थायी दो चुंबक हैं, इसके बीच में एक आयताकार कुंडली है रखी हुई है। B1 और B2 दो ब्रुश हैं और दो R1 और R2 क्या हैं, दो वलय हैं और इन सभी को एक गैल्वेनोमीटर या जी से आपको जोड़ दिया गया। ये गैल्वेनोमीटर है, इससे आपको इसका जोड़ दिया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके तो आप इससे जोड़ देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक विद्युत जनित्र का निर्माण हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ लिया है विद्युत जनित्र के बारे में। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो ये विद्युत जनित्र के बारे में तो लिख ही लिया, अब इसकी कार्यविधि बनावट लिखिए। विद्युत जनित्र के बारे में लिखा है, बनावट लिखिए। अब इसकी कार्यविधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, कार्यविधि लिखेंगे। भाई ये किस प्रकार से कार्य करता है ना, तो कार्यविधि देखो किस प्रकार से कार्य करता है। इसकी कार्यविधि भी इसकी लंबी चौड़ी है, तो इसकी कार्यविधि लिखेंगे। तो यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है विद्यार्थियों। 5 नंबर का क्वेश्चन ये बोलता है कि विद्युत जनित्र की कार्यविधि, विद्युत जनित्र की कार्यविधि को सचित्र वर्णन कीजिए। विद्युत जनित्र की कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको विद्युत जनित्र के बारे में समझाना है, इसकी बनावट समझानी है, कार्यविधि और चित्र, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो यह आपको कंप्लीट याद करना है, विद्युत जनित्र की कार्यविधि का सचित्र वर्णन। तो चित्र आपको बना दिया, बनावट इसकी लिखी दी, अब इसकी कार्यविधि लिखेंगे ना। तो देखो कार्यविधि इसका भाई किस प्रकार से कार्य करता है ना, ये बात और नोट करेंगे। तो अब लिखेंगे इसकी कार्यविधि। क्या लिखेंगे, कार्यविधि। भाई कार्यविधि किस प्रकार से काम करता है, ये कार्यविधि, कार्यविधि देखो किस प्रकार से काम करता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो लंबी सारी इसकी कार्यविधि तो लिखते चलेंगे आराम से और समझते चलेंगे, है ना। कि जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाएं कि कुंडली की भुजा AB की ऊपर की तथा भुजा CD नीचे की ओर स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती हैं, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती हैं। और मान लीजिए कुंडली ABCD को चित्र में दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लागू करने पर इन भुजाओं में AB तथा CD दिशाओं की प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक है तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। इसका तात्पर्य यही है कि बाह्य परिपथ में B1 से B2 की ओर, B2 से B1 की ओर की धारा प्रवाहित होती है और अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा नीचे की ओर आ जाती है, जिससे धारा क्या होगी, B1 से B2 की ओर बहेगी। एक बार धारा देखो ब्रुश B2 की B2 से B1 की ओर बहेगी और एक बार धारा है ना वो ब्रुश B1 से B2 की ओर बहेगी। 2 बार इसमें धारा परिवर्तन होगी। तो किस प्रकार से होगी, दोनों को अच्छी तरह से समझते चलेंगे ना विद्यार्थियों। तो लिखें इसकी कार्यविधि, देखो कार्यविधि को नोट करेंगे। इसमें लिखो कि जब दो, लिखो कार्यविधि, जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर। जब दो वलयों से जुड़ी धुरी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर हो,
नीचे की ओर हो, नीचे की ओर हो तो स्थायी चुंबक द्वारा, तो स्थायी चुंबक द्वारा, स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में, देखो क्या लिखा कि जब दो वलयों से जुड़ी दूरी को इस प्रकार घुमाएं कि कुंडली की भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा भुजा सी डी नीचे की ओर हो तो स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। कुंडली करेगी जब दो वलयों को इस प्रकार घुमाया जाए कि कुंडली की भुजा ए बी ऊपर की ओर तथा सी डी नीचे की ओर हो तो स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। तो कुंडली गति करती है तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। ठीक है, हमने लिखा कि जब दो वलयों से जुड़ी दूरी को, देखो यहाँ से देखेंगे चित्र में, ये आपकी दो वलयों से जुड़ी, आपकी ये कह रहा है, आपको क्या कह रहा है कि दो वलयों से जुड़ी दूरी को इस प्रकार घुमाए कि भुजा ए बी, देखो भुजा ए बी तो ऊपर की ओर चले जाए, ये ए बी है ना, ये ए बी इधर वाली, ये ए बी इधर वाली, देखो ये ए बी दिखाई दे रही है आपको, ये ए बी है इधर वाला ए बी, ये ऊपर की तरफ चला जाए और ये सी डी नीचे की तरफ आ जाए। ऐसे घुमाएं कि ए बी तो ऊपर की तरफ आ जाए और सी डी कहाँ चली जाए, नीचे की तरफ चली जाए। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि कुंडली की जो भुजा ए बी ऊपर की ओर सी डी नीचे की ओर हो तो स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगी। ठीक है, क्या करेगी, काटेगी। और मान ले कि कुंडली ए बी सी डी को चित्र 13.19 के अनुसार, देखो चित्र आपने बनाया था उसकी व्यवस्था में दक्षिणावर्त घुमाया जाता है, तब फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम लागू करने पर इन भुजाओं में ए बी और सी डी की अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार कुंडली में ए बी सी डी की दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यदि कुंडली में फेरों की संख्या अत्यधिक है तो प्रत्येक फेरे में उत्पन्न विद्युत धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करती है। और इसका तात्पर्य है कि बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यही बात है कि अगर सी डी ऊपर की ओर होती नीचे होती है तो फलस्वरूप दोनों भुजाओं के प्रेरित विद्युत धारा की परिवर्तन हो जाते हैं और भी आपको नेट विद्युत धारा प्रवाहित होती है और जब हम बाह्य परिपथ में B2 से B2 और प्रवाहित होने लगती है। यही बात इसमें लिखनी है आपको। तो देखो क्या कर लिखना है आपको, यहाँ तक है, रेखाओं को काटती है ना, रेखाओं को काटती है। इस प्रकार कुंडली ए बी सी डी में इस प्रकार कुंडली ए बी सी डी दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है और यदि कुंडली में फेरों की संख्या देती है तो एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण होता है। एक शक्तिशाली किसका निर्माण होता है, विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो क्षेत्र रेखाएं काटती हैं और यदि कुंडली इस प्रकार, ऐसे लिखेंगे आगे, इस प्रकार कुंडली में ए बी सी डी, कुंडली में ए बी सी डी दिशा में प्रेरित विद्युत
प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, होती है, प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है और एक प्रत्येक फेरी में उत्पन्न विद्युत धारा संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली प्रेरित होती है। और कुंडली में, ऐसे लिख लो आप, और कुंडली में, और कुंडली में, और कुंडली में एक शक्तिशाली, एक शक्तिशाली, शक्तिशाली, और कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण, विद्युत धारा, धारा का निर्माण करती है, का निर्माण करती है, करती है। इसका तात्पर्य, इसका तात्पर्य, इसका तात्पर्य यह है, यह है, इसका तात्पर्य यह है कि, यह है कि बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा, की दिशा में विद्युत, की दिशा में विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ये तो आधी क्रियाविधि हुई है, आधा चक्कर हुआ है। आपने पहला ऐसे घुमाया आधा चक्कर, तो आधे चक्कर में क्या हुआ, जब जो विल्लों को इस प्रकार घुमाते हैं कि ए बी ऊपर की ओर और सी डी नीचे, अब आधा और घुमाएंगे तो अब ए बी तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और सी डी कहाँ आएगी, ऊपर आएगी। तो उस स्थिति में जो धारा होगी ना, वो B1 से B2 की ओर होगी। किस में होगी, B1 से B2 की ओर होगी। तो आधे चक्कर में तो धारा B2 से B1 की ओर और आधे चक्कर में B1 से B2 की ओर होती है। ये इसकी कार्यविधि कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों, कार्यविधि कहलाती है। तो आगे अब कंटिन्यूस के आगे नोट करेंगे। अब अर्ध गुण के पश्चात आगे लिखेंगे, अब अर्ध घूर्ण, अर्ध का मतलब जानते हो आधा चक्कर के बाद, है ना। तो अब अर्ध, अर्ध घूर्णन, अर्ध घूर्णन, अब अर्ध घूर्णन के पश्चात, अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD, भुजा CD ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर तथा भुजा, भुजा AB, AB नीचे की ओर, भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है, जाने लगती है। अब देखो हमने लिखा आधे अगले आधे चक्कर में CD तो ऊपर आ जाएगा और AB कहाँ चलेगी, नीचे आने लगती है ना, लगती है ना, लगती है। इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं, इसके फलस्वरूप इन दोनों, इन दोनों भुजाओं, इन दोनों भुजाओं में, इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा, इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित, प्रवाहित होती है, होती है, प्रवाहित होती है। और दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, ऐसे लिखेंगे, विद्युत धारा, विद्युत धारा की दिशा, की दिशा परिवर्तित,
परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और उल्टी हो जाएगी। और DCBA, अब पहले चक्र में तो क्या था, ABCD की ओर थी दिशा, अब की बार DCBA की अनुदिश, इसकी अनुदिश प्राप्त होगी के अनुदिश नेट प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार अब बाह्य परिपथ में B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अतः आधे गुणन के पश्चात क्रमिक रूप से इन बुझाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, क्या रहती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये आपकी क्या थी विद्यार्थियों, ये आपका क्या था, आपका कौन सा था भाई विद्यार्थियों, विद्युत जनित्र था। क्या था, विद्युत जनित्र। अब इसमें दो प्रकार की धाराएं होती है, जनित्र होता है, एक तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है और एक होता है दिष्ट धारा जनित्र। इन दोनों की बात भी हम अगले पार्ट में करेंगे ना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है और दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है, इन दोनों की बात भी हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही देखेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के इस पार्ट में हमने क्या क्या चीज़ें देखते हैं, तो नियम देखा, फ्लेमिंग का जो दक्षिण हस्त का जो नियम है वो नियम देखा है। एरिक हमने 5 नंबर का जो टॉपिक है इसका पार्ट का, वो 5 नंबर का ये चैप्टर था विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र के बारे में देखा, इसकी बनावट देखी, इसका चित्र देखा, विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, विद्युत जनित्र क्या होता है, इसकी कार्यविधि किस प्रकार से होती है, सब चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं इसको दोबारा से एक बार आप देखेंगे। ठीक है, तो देखो आज हमने स्टार्ट किया था अध्याय नंबर 13 का पार्ट 5 स्टार्ट किया था। तो 5 में हमने सबसे पहले आज क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम। ये क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है कि अपने दाहिने हाथ को आपको इस प्रकार फैलाना है कि जो तर्जनी है आपकी, तर्जनी क्या है, इस प्रकार आपको तीनों को ऐसे, तर्जनी को, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तीनों क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यदि तर्जनी क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और अंगूठा चालक की दिशा को व्यक्त करता है, तो जो मध्यमा होगी आपकी वो चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, तो ये क्या था, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम था। अब विद्यार्थियों आपको बता दूं मैं, अंगूठे के पास वाली जो अंगुली है इसको तो बोलते हैं तर्जनी, और तर्जनी के पास वाली जो बीच वाली अंगुली होती है जो सबसे बड़ी होती है, ये आपकी कहलाती है मध्यमा। क्या कहलाती है, मध्यमा कहलाती है। ये फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का जो नियम था वो कंप्लीट
कंप्लीट है। इसमें क्या है, इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। अगली बात ये याद रखनी है कि ये जो नियम है वो जनित्र की कार्य प्रणाली का एक सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है विद्यार्थियों। और दूसरी बात कि ये नियम प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में भी काम आता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में किस नियम का उपयोग किया जा सकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त का नियम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने देखा विद्युत मोटर के बारे, विद्युत जनित्र के बारे में देखा। क्या देखा विद्यार्थियों, विद्युत जनित्र के बारे में देखा। तो देखो विद्युत जनित्र क्या था। देखो विद्युत जनित्र क्या है कि विद्युत जनित्र क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित एक युक्ति होती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना पर आधारित क्या होती है, एक युक्ति होती है। और इस सिद्धांत का उपयोग घरों तथा उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पन्न करने में किया जाता है। ये जो हमारे घर होते हैं, उद्योग होते हैं, वहाँ पे अत्यधिक परिमाण की, अत्यधिक मात्रा की धारा उत्पन्न करने में किसका उपयोग किया जाता है, विद्युत जनित्र का उपयोग किया जाता है। विद्युत जनित्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब विद्युत जनित्र में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान की जाती है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होती है, विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। अब इसकी बनावट देखेंगे तो देखो चित्र क्या है, इसका चित्र आपको दिखाई दे रही है। तो दो तो स्थायी चुंबक है, इसके एन और एस। ठीक है। इसमें एक आयताकार क्या लगी हुई है, एक आयताकार कुंडली है, ए बी सी डी आयताकार कुंडली है। इसमें दो ब्रुश हैं और दो क्या होती हैं, वलय होती हैं। और इन सभी को क्या कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। तो ये इसका परिपथ चित्र है। अब इसकी बनावट में मैंने यही चीज़ें लिखाई है, बनावट में यही तो लिखा है मैंने कि चित्र के अनुसार विद्युत जनित्र में घूर्णी आयताकार कुंडली ए बी सी डी है। क्या है, घूर्णी आयताकार कुंडली ए बी सी डी है। यही बात लिखाई मैंने कि चित्र के अनुसार विद्युत जनित्र में घूर्णी आयताकार कुंडली ABCD होती है, जिसे किसी स्थायी चुंबक के दो दूरों के बीच रखा जाता है। दो स्थायी चुंबक हैं N और S, इनके बीच में इसको रखा गया है। इस कुंडली के दो सिरे होते हैं। इस कुंडली के दो सिरे दो बलों R1 और R2 से संयोजित होते हैं। इस कुंडली का ना कुंडली दो सिरा तो R1 और R2 से संयोजित होती है, और जो अन्य दो सिरा चाहिए, दो स्तर चालक ब्रुश हैं, वो B1 और B2 को पृथक पृथक रूप से क्रमशः R1 और R2 को दबाकर रखा जाता है। दो वलय R1 व R2 के भीतर से दूरी से जुड़े होते हैं। दो वलय R1 व R2 भीतर से दूरी से जुड़े रहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति करने के लिए, घूर्णन गति देने के लिए इसकी दूरी को यांत्रिक रूप से बाहर से घुमाया जाता है। इसको बाहर से घुमाया जाता है, और दोनों ब्रुशों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से संयोजित होते हैं। तो ये इसकी इकाई क्या थी विद्यार्थियों, ये इसकी बनावट थी। क्या थी, बनावट थी। इसके बाद मैंने इसकी कार्यविधि पढ़ी। क्या पढ़ी, कार्यविधि कि आधे चक्कर में तो क्या होता है, जैसे हम घुमाएंगे इसका, तो एक बार तो क्या होगा, जैसे अब दोनों बलों की जुड़ी दूरी को इस प्रकार घुमाएंगे कि कुंडली की भुजा, एक बार तो कुंडली की भुजा ए बी ऊपर आएगी, और दूसरी भुजा कौन सी होगी, सी डी। तो सी डी कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। जब भुजा ए बी ऊपर और सी डी नीचे आती है, तो इस स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। इस प्रकार कुंडली में ए बी सी डी दिशा में, कुंडली की ए बी सी डी दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण होता है। और इसका तात्पर्य ये है कि बाह्य परिपथ में B2 से B1 की दिशा में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। B2 से B1 आधे चक्कर में जब ए बी ऊपर और सी डी नीचे होगा, तो बाह्य परिपथ में धारा होगी ना, वो B2 से B1 की ओर प्रवाहित होगी। कौन सी दिशा में, B2 से B1 की दिशा में प्रवाहित होगी। ये बात कंप्लीट हो गई। इसके बाद आगे आधे चक्कर में क्या होता है, अब अर्ध घूर्णन के पश्चात क्या होता है, भुजा सी डी तो ऊपर आ जाती है, और तथा भुजा ए बी कहाँ चली जाती है, नीचे की ओर जाने लगती है। अब जब भुजा ए बी नीचे की ओर और सी डी ऊपर की ओर तथा भुजा ए बी नीचे की ओर जाने लगती है, तो इसके फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। और डी, अब की बार देखो दिशा कौन सी होगी, DCBA की अनुदिश नेट प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कौन सी होती है, नेट प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इस प्रकार अब बाह्य परिपथ में धारा कहाँ से कहाँ बहेगी, B1 से B2 की ओर प्रवाहित होगी। यानी कि बाह्य परिपथ में B1 से B2 की दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका मतलब ये है कि अर्ध आधे घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से प्रत्येक आधा चक्कर के बाद में क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की ध्रुवता क्या होती है, परिवर्तित होती रहती है। यानी प्रत्येक आधा चक्कर में धारा की दिशा बदलती रहती है। आधा चक्कर में अलग, फिर भी आधा चक्कर में अलग। यहाँ पर आधा चक्कर पड़ा है, पहले धारा B2 से B1 की ओर थी, फिर अगला चक्कर में पड़ा तो धारा कहीं थी B1 से
B2 की ओर हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्या था, विद्युत जनित्र था। क्या था, विद्युत जनित्र। 5 नंबर का चैप्टर पूछ सकता है विद्यार्थियों, कन्फर्म है ये, ज़्यादातर यही टॉपिक पूछ लेता है इसमें। विद्युत जनित्र की कार्य प्रणाली को सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपको चित्र बनाना है, इसकी कार्यविधि बननी है और इसकी बनावट पढ़नी है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।